हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में चैप्टर 2 के पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे ऑडिटिंग के लेक्चर्स, ठीक है। जिसने भी ऑडिटिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए। ऑडिटिंग के साथ आपको मिल जाएगा CET नाम से कंप्यूटर के लेक्चर्स, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कंप्लीट कर लीजिए सारा का सारा, ठीक है। तीसरे नंबर पे GF एंड AR जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए ही बनाए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और अभी चौथे नंबर पे चल रहा है BM, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में हम 5वें नंबर पे इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे। तो बिना देरी करें आप क्या करें, सबसे पहले तो अपने ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट कर लें। रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस करें, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको करें। अब देखिए, आ जाइए पार्ट 7 में देखते हैं बिजनेस मेथड में, ठीक है। तो कंपनी जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, इसमें कुछ शेड्यूल्स जोड़े गए हैं, अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी हमने स्टार्ट किया है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 7 अनुसूचियों को शामिल किया गया है और इन अनुसूचियों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितनी अनुसूचियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 7, 10, 15, 20, ठीक है, तो 7 याद रख लेंगे। 7 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, इस अनुसूची में जो पहली शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है इंग्लिश में बोले तो, उसमें 10 तालिकाएं दे रखी है, मतलब 10 टेबल हैं। इन टेबल्स के अंदर क्या बता रखा है, नियम बता रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखो 2 तरीके के नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, एक्स कोई कंपनी है, ठीक है। अपन ने कंपनी का एक बनाया स्ट्रक्चर, ये कंपनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अपन ने कंपनी की बाउंड्री वॉल बनाई है, ठीक है। कंपनी अंदर काम कर रही है। तो अब क्या होगा, जो ए और ई है ना, ए से लेकर ई तक के जो नियम्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये ए है और ये ई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नियम बन जाएंगे। तो ए और ई वाले जो नियम हैं वो कैसे नियम हैं, सीमा नियमों के प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। तो कंपनी ए, इस तालिका में ए से ई तक की जो तालिका है उसमें कंपनियों की सीमा नियम, कंपनी की बाउंड्री वॉल, ठीक है। कंपनी के जो वैसे बाउंड्री वॉल नहीं है, कंपनी के नियम है कि इस सीमा तक कंपनी ये वाले नियमों को फॉलो करेगी, इस लिमिट तक, ठीक है। सीमा नियम क्या है, यहाँ पे लिमिट है, पर आप इसको इस तरीके से समझिए कि कंपनी होती है, कंपनी की सीमा होती है, तो बाउंड्री वॉल तक के नियम बना रखे हैं ए से ई तक के अंदर, ठीक है। और कंपनी एफ से जेड, एफ कहाँ पर है, अंदर है, ये एफ यहाँ पे लिखिए और यहाँ लिखिए जे, ठीक है। तो कंपनी एफ से जे तक अंतर नियम है ना, अंदर के नियम का प्रारूप बता रखा है, किस फॉर्मेट में इन नियमों को फॉलो किया जाएगा कंपनी एफ से जेड तक, जे तक, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, ए से ई बाहर के नियम, एफ से जेड अंदर के नियम, ठीक है। आ जाइए शेड्यूल 1 के अंदर, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अनुसूची सेकंड में संपत्तियों के हास, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल किससे बात कर रही है, डेप्रीशिएशन, जो भी आपकी असेट्स है उस पर लगने वाले डेप्रीशिएशन की बात कर रहा है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल। और उसके उपयोगी जीवन, मतलब उसके टेन्योर, उसकी लाइफ की बात कर रहा है। तो आप सेकंड नियम की बात कर सकते हैं, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, जो भी आपके असेट्स हैं उनकी बात कर रहा है, उन पर लगने वाले डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल क्या कह रहा है, थर्ड शेड्यूल कह रहा है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाएंगे, स्थिति विवरण बनाए जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, तो उनका उल्लेख आपने थर्ड शेड्यूल 3 के अंदर किया गया है ना। PNL प्रॉफिट एंड लॉस याद कर लीजिए इसको, थर्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे याद करिए। फोर्थ नियम है स्वतंत्र निर्देशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, संचालन मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है उनकी बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है कि भाई जो डायरेक्टर्स होंगे, जिनके हाथ में कमान होगी किसी कंपनी की, तो वो इंडिपेंडेंटली उसको अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। शेड्यूल 5 कहता है प्रबंधन संचालन की नियुक्ति, तो इसमें अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जो संचालन होते हैं, मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो संचालक, ठीक है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है शेड्यूल 5। शेड्यूल 7 बात करता है आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। परियोजनाओं के क्षेत्र, कितने एरिया में कौन सी परियोजनाएं चली जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। शेड्यूल 7 किससे डील कर रहा है, शेड्यूल 7 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के सम्मिलित की जाने वाली क्रियाएं, तो CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शेड्यूल 7 के अंदर ही है कंपनी के, ठीक है। अपन ने पीछे जब भी देखा था तो CSR जो कौन से शेड्यूल में दे रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 के अंदर दे रखा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये इतने शेड्यूल याद रख लेंगे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए
कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी किस किस प्रकार की होती है, देखो हमने क्या है पीछे काफ़ी कंपनियां पढ़ी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी प्रकार से आप कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर नहाने जाना है, ठीक है, तो आप नहाने जाने के लिए क्या करेंगे, पानी गर्म करेंगे, ठीक है, एक बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, एक मग्गे की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आपको खाना खाने जाना है तो खाना खाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, प्लेट, कप, चम्मच, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार से आपको किस प्रकार की कंपनी चलानी है, ठीक है, किस प्रकार का आपका जॉब है, वर्क है, ठीक है, उसी प्रकार की आप कंपनी खोलेंगे। तो जो आपके कार्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है किस किस प्रकार से किया गया, समामेलन के आधार पर, ठीक है। अब जैसे समामेलन ये है कि जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट बता रखे हैं इसमें, असममिलित कंपनियां और समामेलित कंपनियां। असममिलित कंपनियां वो होती हैं वह कंपनियां जो किसी भी कानून विधान के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी कानून विधान के द्वारा कौन सी, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट किसी कानून विधान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, असममिलित कंपनियां हो जाएंगी। समामेलित कंपनियां में कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए जो किसी कानून विधान के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे आरबीआई एक्ट, ठीक है। आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था आरबीआई एक्ट के द्वारा 1934 के तहत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कानून के द्वारा जो समामेलित कंपनियां हो गई, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। अभी जो समामेलित है इसमें भी 3 प्रकार हैं, जैसे शाही अधिकार पत्र, ठीक है। शाही अधिकार पत्र है, जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे शाही पत्र सौंपा गया था कि आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, आपको हम ट्रेड की इजाज़त देते हैं, ठीक है। तो शाही अधिकार पत्र के द्वारा इन्होंने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो वो ये कैसी कंपनी हो जाएंगी, जो शाही आदेश पर जो कंपनियों का निर्माण होता है उन्हें ही शाही आदेश अधिकार पत्र के द्वारा समामेलित कंपनियां कहलाएंगी, ठीक है। वैधानिक कंपनियां, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके जिन कंपनियों का फॉर्मेशन किया जाता है वो वैधानिक कंपनियां हो गई, ठीक है। कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, 1956 का एक्ट। अब लेटेस्ट कौन सा हो गया, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। 2013 में कौन सी बनाई गई, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी कौन सी हो गई, कंपनी अधिनियम के अधीन बनाई गई कंपनी हो गई, ठीक है। तो आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो कंपनी का क्लासिफिकेशन है वो तो ये वाला मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया, ठीक है। समामेलन के आधार पर इसमें असममिलित कंपनियां, सममिलित कंपनियां हो गई, ठीक है। शाही आधार, वैधानिक और कंपनी अधिनियम के अधिकार निर्मित कंपनियां, ठीक है। अब दूसरी हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन बोल सकते हैं जैसे अंश द्वारा सीमित कंपनियां। अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है वाई, एक कंपनी है जेड, ठीक है। ये थी अलग अलग कंपनियां। अब इसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सभी टोटल शेयर होल्डरों की वैल्यू है 50 लाख करोड़, ठीक है। और इसमें 200 करोड़ 200 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है जेड कंपनी की, और वाई कंपनी की सॉरी, और जेड कंपनी की है 150 लाख करोड़, ठीक है। तो 150 करोड़ है। तो अब क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या 50 लाख करोड़ के शेयर ले रखे हैं, यहाँ पर 200 करोड़ के शेयर हैं शेयर होल्डर के पास, यहाँ पे 150 करोड़ लाख के शेयर होल्डर्स है ना। तो अब क्या है, इस कंपनी का दायित्व कितना है, इसकी लायबिलिटी 50 लाख करोड़ तक के ही है। जितने अंशों का सीमित जितने उन्होंने शेयर दिए हैं ना, शेयरों का इशू किया है, उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंशों के द्वारा सीमित कंपनियां, ठीक है। तो ये क्या गया, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। ये कंपनियां क्या हो गई, लिमिटेड बाय शेयर, जितने इनके शेयर्स हैं उतनी ही उतने शेयर्स के लिए ही इनकी लायबिलिटी है। तो हम लिमिटेड बाय शेयर्स इन कंपनी को बोल सकते हैं, ठीक है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है। अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जब जमा कराए कंपनी में, तो मैंने बोला कि मैं गारंटी देता हूँ कितने, 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख की मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे और 1 लाख रुपए तक की मैं गारंटी दे रहा हूँ, या शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, मैंने सिर्फ गारंटी दे दी है, एक पत्र पे हस्ताक्षर करके 1 लाख रुपए तक की मेरी गारंटी है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनियां हो जाएंगी गारंटी बाय सीमित कंपनियां, ठीक है। तो ये लिमिटेड बाय जितनी भी उन्होंने गारंटी दी है उससे वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। सीमित दायित्व वाली कंपनियां। अब लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां कौन सी हो गई, जिनकी लायबिलिटी पहले से डिसाइड कर दी गई है, हर कंपनी डूब गई तो इतने करोड़ रुपए तक की ही इनकी लायबिलिटी है, उसके ऊपर इनकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये सदस्यों के दायित्व के आधार पर इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए XYZ अब इस कंपनी में आए,
YZ, ठीक है। इन्होंने अलग अलग रेशियो में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो जितने इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उतनी के ही ये लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। तो उनकी लिमिटेड बाय गारंट लाइबिलिटी कंपनी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए सदस्यों की संख्या के आधार पर। अब देखिए सदस्यों की संख्या के आधार पर किसमें कितने मेंबर्स होंगे, तो वो कौन सी कंपनी होगी, 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, ठीक है, मिनिमम। निजी कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी है मिनिमम कितने 2 और मैक्सिमम कितने 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। और जो एक व्यक्ति कंपनी है इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, बताइए मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम भी इसमें एक ही होगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक 1% कंपनी है तो मैक्सिमम भी इसमें एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितनी होगी निजी कंपनी में मिनिमम 200 से 200 हो सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा इसमें क्या था, पहले इसमें 50 थी, 2 से लेकर 50 तक निजी प्राइवेट कंपनी में, जिनकी संख्या को बढ़ाकर कंपनीज एक्ट 2013 में इसको 200 कर दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि अभी हम जो 1% कंपनी है उसको डिटेल में भी समझेंगे। सार्वजनिक कंपनी, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कितने बताइए 7 और से लेके अनलिमिटेड, ठीक है। तो मिनिमम कितने होंगे 7 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो सदस्यों के आधार पर ये 3 कंपनियां हैं, 1% कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। आ जाइए 1% कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति कंपनी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1% कंपनी क्या होती हैं। एक देखो हम 1% कंपनी को डिटेल में क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ये जोड़ा गया है प्रावधान, तो इसको डिटेल में समझना है क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी एक समावेलन की संस्था है जिसे सीमित दायित्व है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोला जाता है 1% कंपनी को, क्योंकि असीमित दायित्व कंपनी के रूप में सम्मिलित करवाया जा सकता है इसको, ठीक है। बाद में अनलिमिटेड भी बनाया सकता है, पर इसकी जो लाइबिलिटी होती है 1% की वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी में इसको रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। इसमें कंपनी का अपने एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी जैसे मान लीजिए एक्स हो गई और इसका जो ऑनर हो गया एम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के जो अस्तित्व अलग अलग होगा। हाँ, आप 1% कंपनी पे भी केस कर सकते हैं, तो वो केस कंपनी पे होगा ना कि उस पर्सन पे होगा, ठीक है। प्रत्येक एकल व्यक्ति कानूनी विधान के अंतर्गत निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी में सीमित कंपनियों के रूप में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित ही होता है, लिमिटेड होता है। एकल व्यक्ति कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होता है, अतः कंपनी के सदस्यों की यदि मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर अनुबंध करने की अयोग्यता उत्पन्न होने की दशा में सदस्य द्वारा जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है, ठीक है, स्वतः ही उस कंपनी का सदस्य बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक नॉमिनी क्लॉज जोड़ा गया है, ये अपन ने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम अंश पूंजी संबंधित अनिवार्यता नहीं है, परंतु अधिकतम अंश पूंजी कितनी लगा सकता है, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक लगाई जा सकती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है पर मैक्सिमम की है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है। 50 लाख रुपए तक की कोई कंपनी है तो उसे 1% कंपनी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी में संचालन मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, BOD यहाँ पे देख लीजिए, है ना, कि कम से कम एक संचालक होगा, ठीक है। तो 1% कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कम से कम कितना होगा, एक तो होगा ही, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 15। अधिकतम इसकी संख्या कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखें, ठीक है। जिन पॉइंट्सों को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उनको याद रखने की कोशिश करें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी की संपत्तियां व सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियां अलग अलग होती है। एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान, ठीक है। आ जाइए आगे देखते हैं निर्माण संबंधी प्रावधान। देखो प्रोविजंस रिलेटेड टू 1% कंपनी, ठीक है। तो क्या क्या प्रोविजंस है एक 1% कंपनी से, एक व्यक्ति कंपनी निर्माण एकाकी सजीव व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, ठीक है। कौन सी है, वह भारत का सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी नागरिक आगे कर सकता है नहीं, ठीक है। वह भारत का निवासी हो, नागरिक के साथ में भारत में रेजिडेंट भी हो। भारत में निवासी का अर्थ है पिछले वित्तीय वर्ष में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम वह कितने दिन, 182 डेज, ठीक है, 182 डेज भारत में रहा हो। 182 दिन अगर कोई बंदा 182 डेज इंडिया में रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 1% कंपनी खोल सकता है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही कंपनी के सदस्य बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे 180 दिन के भीतर भीतर पहली कंपनी की सदस्य को त्यागना होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। 182 दिन तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, अगर वो किसी दूसरी कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे 180 दिन
के भीतर पहली कंपनी की सदस्यता त्याग दे और दूसरी कंपनी की सदस्यता ले सकता है। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में इसके सीमा नियम पर एक ही अभिदाता सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1% कंपनी में 1% होता है वही इस पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। निजी तथा सार्वजनिक कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में कुल 6 वाक्य होते हैं, किंतु एक व्यक्ति कंपनी की दशा में एक अतिरिक्त वाक्य नामांकन वाक्य जोड़ा गया है। ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपनी होती है उसमें तो 6 वाक्य जोड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर 1% कंपनी में नामांकन वाक्य मतलब नॉमिनी क्लोज जोड़ा गया है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो नॉमिनी जोड़ा गया है, क्योंकि 1% जब इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर ये सारे पैसे, ये जो कंपनी किसके पास जाएगी, तो जो उसने नॉमिनी बनाया है अपनी बहन को, अपनी मामा को, पापा को, चाचा को, मम्मी को, किसी को भी, ठीक है, पत्नी को बनाया, तो बच्चों को बनाया, तो वो उसी के पास वो कंपनी चली जाती है। तो नॉमिनी क्लोज या नामांकन वाक्य जोड़ा गया है, थोड़ा ध्यान रखें। नामांकित व्यक्ति सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है और बाद में लिखित सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी बन सकता है। ठीक है। आ जाइए आगे। अब देखिए, एकल व्यक्ति कंपनी के सदस्य की मृत्यु, दिवालिया का अनुबंध करने के अयोग्य होने पर नामांकित व्यक्ति स्वतः ही सदस्य बन जाता है और नामांकित व्यक्ति द्वारा सदस्य बनने के 15 दिन के भीतर नामांकित व्यक्ति का चयन किया जाएगा। नए नामांकित व्यक्ति के सदस्य परिवर्तन के 30 दिन के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस को ये सूचना दी जाती है कि भैया नया जो नॉमिनी है वो नया नॉमिनी चुन लिया गया है। ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एक संचालन होने की दशा में बोर्ड की सभाओं में आयोजित की जाने मतलब बोर्ड की सभा आयोजित करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि एक ही पर्सन होता है इसमें। ठीक है। लेकिन एक से अधिक अगर संचालक है तब उसमें कम से कम वर्ष में 2 बोर्ड सभाओं को आयोजित करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए 1% कंपनी किसी ने खोली, ठीक है, तो उसकी जो साल भर में एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो बुलाना जरूरी नहीं है ना। तो बोर्ड की सभाओं को बुलाना जरूरी नहीं है, कि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड की सभाओं के लिए होती है। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अगर एक से ज़्यादा सदस्य हैं तो बोर्ड की सभाओं को आयोजित किया जा सकता है और ऐसा कम से कम 2 बार करना होगा। ठीक है। इन सभाओं में के मध्य में कम से कम 90 दिन के अंतराल होना आवश्यक है, मतलब अर्धवार्षिक आधार पर की जा सकती है ये। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी की वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जाता है। एकल व्यक्ति कंपनी को अपने नाम से अंत में प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ कोष्टक में 1% कंपनी शब्द जोड़ना अनिवार्य है। ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ में अगर एक व्यक्ति कंपनी है तो उसे 1% कंपनी शब्द जोड़ना पड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध के 15 दिन के भीतर उस सभा के कार्यव्रत, जो भी उसमें मिनट्स होते हैं, ठीक है, कार्यव्रत क्या होते हैं, किसी भी जो मीटिंग्स होती हैं उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ सर्टिफिकेट के पास करवाना होता है, ROC के पास जाना होता है। ठीक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिन के भीतर ROC को इसकी विवरण जमा करानी होती है। ठीक है। और उसकी होने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके पास करनी होती है। एकल व्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण की स्वीकृति व अंगीकार कंपनी एकीकृत सदस्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, एकल व्यक्ति कंपनी के विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ 1% कंपनी। तो एक 1% कंपनी के क्या स्पेशल राइट्स है। एक व्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह, जो कैश फ्लो को शामिल नहीं किया जाता है, ये अपन ने पीछे दिखा था। ठीक है। तो 1% कंपनी के जब स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी की जो वार्षिक साधारण सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर मान लीजिए इसके मेंबर जाता है तब इसको बुलाई जा सकती है। ठीक है। एक से अधिक संचालकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी का वार्षिक विवरण एनुअल रिटर्न पर कंपनी सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। यदि कंपनी सचिव नहीं है तो संचालक के द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा, क्योंकि जब 1% कंपनी है तो 1% ही सारी चीज़ें संभाल लेगा। अब सचिव बुला सकता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो एक से अधिक संचालकों की जरूरत नहीं पड़ती है। 1% कंपनी तो 1% को बहुत सारी छूट दी गई है। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी को कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक 6 माह में एक संचालकों की सभा बुलानी आवश्यक है तथा 2 सभाओं के बीच कम से कम 90 दिन का अंतराल होना चाहिए। इस कंपनी में गणपूर्ति के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। गणपूर्ति मतलब क्वारम। ठीक है। मिनिमम क्वारम जैसे 10 मेंबर होता है। ठीक है। तो 10 मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही मेंबर होता है तो एक ही मेंबर की गणपूर्ति की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट, इस कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभ 11% वाली सीमा लागू नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी का अन्य कंपनी में परिवर्तन,
कन्वर्जन ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो एकल व्यक्ति कंपनी सार्वजनिक व निजी कंपनी में दो तरीके से परिवर्तित की जा सकती है। पहला ऐच्छिक परिवर्तन, ठीक है, वॉलंटरी चेंज के द्वारा। अगर उसको लगता है कि उसको वन पर्सन कंपनी से कोई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर उसको पब्लिक कंपनी में चेंज कराना है तो उसको करा सकती है। समामेलन के 2 वर्ष के बाद किसी भी कंपनी में स्वेच्छा से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कब किया जाएगा? 2 वर्ष के बाद। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जिस दिन कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है उसके 2 वर्ष के बाद में इस तरीके वॉलंटरी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अनिवार्य परिवर्तन, अब देखिए ये वॉलंटरी तो अपनी इच्छा से करा रहा है। अब अनिवार्य जब उसकी कैपिटल क्या हुई, 50 लाख की सीमा पार कर जाएगी, क्योंकि अपन ने देखा था 50 लाख की सीमा तक की 1% कंपनी है, ठीक है। तो मैंडेटरी चेंज कराना पड़ेगा उसे। प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख से अधिक होने पर एवं कंपनी का जो विक्रय टर्नओवर है 2 करोड़ से अधिक होने पर, ठीक है। तो जो अनिवार्य चेंज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 साल बाद वो क्या करते हैं, वॉलंटरी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों में से आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। अगर 1% कंपनी को आपको कन्वर्ट कराना, चेंज कराना है तो 2 मेथड मिलते हैं, एक वॉलंटरी चेंज और एक मिलता है मैंडेटरी चेंज। वॉलंटरी में आपकी इच्छा है, आप उसको चेंज करा सकते हैं 2 साल बाद, ठीक है। और आज जब आपने उसके मैंडेटरी चेंज ये है कि जब आपने उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी लिमिट पार कर दी, 50 लाख से अधिक की आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो गई, या फिर आपका साल भर का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया, तो आपको कंपलसरी चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चलते चलते आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। निम्न में से एकल व्यक्ति कंपनी 1% कंपनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1% कंपनी सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है। 1% कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग व स्वतंत्र नहीं होता। 1% कंपनी प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार किया गया था। 1% कंपनी एकमात्र सदस्य का दायित्व सीमित होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप कि सब लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।